अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि यारुकी अपने सिपाहियों के साथ एक गार के बाहर मौजूद होता है और अपने जख्मी घोड़े से प्यार कर रहा होता है और कहता है जो फजर से अंधेरे तक धूल उड़ाते रहते हैं, तुम इतने मुकद्दस जानवर हो कि अल्लाह ने तुम्हारी कसम खाई है और अब मैं कसम खाता हूँ उस सारे सफर की जो हमने एक साथ तय किए। मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। और फिर गार की जानब देखते हुए अपने सिपाहियों से कहता है क्या तुम सुन रहे हो? वो मदद के लिए चीख रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने दर्दनाक अंजाम से नहीं बच सकते। जब घोड़े, औरतों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया जाए तब कोई असूल बाकी नहीं रहता। और फिर अपने सिपाही बहादुर से कहता है बहादुर मुझे खुरासान के चाकू दो। तो बहादुर उसके पास आकर कहता है हजूर आइए इकट्ठे उसका जाकर मुकाबला करते हैं, यहाँ के हाइना सख्त हैं। ये सुनकर यारुकी कहता है उन्होंने मेरे घोड़े पर हमला किया, मैं जाती तौर पर इसका इंतकाम लूंगा। ये कहते साथ ही वो अपना चोगा और पगड़ी उतार देता है और बहादुर से वो खंजर लेकर गार के अंदर दाखिल हो जाता है। जबकि इधर शाम में हम देखते हैं कि सब लोग सुल्तान के हजूर पेश होते हैं और एथरस सुल्तान से कह रहा होता है सुल्तान जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरी जुबान इस पे मेरा साथ नहीं दे रही। अमीर सलाहुद्दीन की ताहाल कोई खबर नहीं है। हमने हर कोने और हर चट्टान के नीचे देखा, हमने तमाम कबाइल को पैगामात भेजे, हमने उनके पीछे बेहतरीन जासूस भेजे लेकिन कोई निशान नहीं, कोई खबर नहीं। ये सुनकर सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं यार अब ये कैसी किस्मत है, मेरे अंदर उसका दिल धड़क रहा है, वो अभी तक जिंदा है, वो सांस ले रहा है, मैं जानता हूँ। और फिर शेरकू कहता है मेरे सुल्तान आपका ये खादम आपसे मुत्तफिक है, मेरे दिल में किसी उदासी ने अब तक जन्म नहीं लिया, मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है और दुआ है कि वो जिंदा रहे और सही सलामत रहे। और फिर सुल्तान एथरिस से कहते हैं तलाश जारी रखो एथरिस। और फिर शेरकू सुल्तान से कहता है अमीर जो आपके वफादार हैं और दरगान के खिलाफ हैं, उनकी मदद से शहवार की हिमायत करने वाले लोगों पर जुल्म को रोक दिया गया है लेकिन दरगान में कोई रहम नहीं है। बदकिस्मती से मौजूदा खबरों के मुताबिक वो लोग जो खुसूसन अहले सुन्नत के ताबे हैं उनका वजूद खतरे में है मेरे सुल्तान। इसी दौरान अमीर अस्फहानी सुल्तान के पास आते हैं और उन्हें एक खत देते हैं और बताते हैं ये बादशाह मारले की जानब से है, वो तख्त की ताजपोशी के लिए आपको कुदस में दावत दे रहा है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं वो चाहता है कि मैं इसका मुशाहदा करूं दूसरों को बताने के लिए कि ये मुझे मंजूर है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि यारुकी एक कटा हुआ सर लेकर गार से बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहता है गौर से देखो इसे, हलब के मुहाफिज को देखो और देखो कि मामला कैसे हल किए जाते हैं। अगर कोई आपके प्यारों को नुकसान पहुंचाता है तो मेरे सिपाहियों, मेरे मुजाहिदों गौर से देखो, इसे अपने जहन में रखो। जब शेर आगे बढ़ता है तो गिदड़ अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि कुएं के बाहर सलाहुद्दीन अयूबी को होश आ जाता है और वह जैसे ही उठकर बैठते हैं तो बालन पास मौजूद नहीं होता। और फिर वो अपने कपड़ों में से एक निशान को निकाल कर देखते हैं और साथ साथ वो उस लम्हे को याद करते हैं जब वो जंगल में बेहोश हुए थे और एक शख्स उनकी जानब बढ़ रहा था। इसी दौरान वो बालन को अपनी जानब आते हुए देखते हैं तो वो निशान फौरन छुपा लेते हैं। और फिर बालन सलाहुद्दीन अयूबी के पास आता है और आकर कहते हैं कि नींद एक गहरा गड़ा है, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक उससे बाहर नहीं निकले। ये कांफरी जड़ी बूटी है, ये इस मौसम में उगती है और जख्मों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी उससे वो जड़ी बूटी ले लेते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो? तो बालन कहता है मैं भी यही सवाल पूछने वाला था, मैं एक मुसाफिर हूँ और यहाँ पर एक अजनबी। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं एक अजनबी जो गहरे जंगल में जड़ी बूटियों को जानता है। ये सुनकर बालन कहता है मेरा जिस्म नहीं बल्कि मेरी रूह यहाँ अजनबी है, मुझ पर शक करना बंद करो और चलो बताओ कुएं में तुम कितने दिन रहे, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे गिरे? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मुझे वाज़े तौर पर याद नहीं है। और फिर बालन कहता है उम्मीद है कि तुम अपना नाम नहीं भूले होगे, मेरा नाम जोन्स है। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ सलाहुद्दीन अयूबी की जानब बढ़ाता है तो सलाहुद्दीन कहते हैं लगता है कि तुम्हें वाज़े तौर पर याद नहीं, मैं यूसुफ हूँ। ये कहते साथ ही वो उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। और फिर बालन कहता है तुम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खुश नसीब हो, मैं गुलामों का ताजर नहीं हूँ। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे पर एक ताजर ने बहुत से गुलाम कैद किए होते हैं और वो अपने सिपाही से कह रहा होता है इनमें से चंद एक को छोड़कर बाकी सब बेकार हैं, हम इन्हें बेकार खिला पिला रहे हैं। मैं याद भी नहीं करना चाहता कि तुमने कैसे उन 3 बंदों को कैसे खो दिया, मुझे उनकी बजाय तुम्हें पिंजरे में डालना चाहिए था। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। नाजरीन फिर इसके बाद हमें मिस्र का शहर काहिरा दिखाया जाता है जिसके बाजार से वजीर दरगाम आगे बढ़ रहा होता है और सिपाहियों ने उसकी कुर्सी को अपने कंधों पर उठाया होता है और उसे लेकर
बाजार घुमा रहे होते हैं। वजीर दरगाम खुशी खुशी पूरा बाजार देख रहा होता है और फिर उसका सिपाही उससे कहता है, ये खुशकिस्मती की बात है कि आप अपनी अजीमुशान सदारत के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। जब नील का पानी जमीन के साथ मिल जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लोगों में बदअमनी की बजाय मुकम्मल तौर पर अमन हो जाएगा। उसके बाद इत्तेहादी और दुश्मन दोनों आपके अख्तियार को तस्लीम करेंगे। ये सुनकर दरगाम खुशी खुशी कहता है, मिस्र में हुक्मरानी हमेशा एक जैसी रहती है। दरिया नील को अपने पीछे छोड़ने वाला कभी नहीं हारता। मैं चाहता हूँ कि हर चीज बगैर किसी परेशानी के तरतीब दी जाए। ये सुनकर सिपाही कहता है, अफंदी हमारा सिर्फ एक मसला है, काजी फाजिल अभी तक आसपास नहीं है। जैसा कि वो सालों तक दीवान की क़यादत करता रहा, बाकी 3 लोग जिनको हमने उनके ओहदे पर तफसीज किया वो मामला हल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक लड़ाई के लिए एक अजीम चौक तैयार कर दिया गया है। मिस्र के चारों तरफ से अजीम जंगजू आपकी तफरीह के लिए आ रहे हैं और फिर इसके बाद वो उसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर लड़ाई का मुकाम तैयार किया गया होता है। आसपास बहुत से तमाशाई जमा होते हैं और फिर वजीर दरगाम आगे बढ़ते हुए मैदान में दाखिल हो जाता है और फिर अपनी तलवार निकाल लेता है और वहां मौजूद एक जंगजू से कहता है, मुझसे लड़ो। तो जवाबन जंगजू कहता है, मैं आपके खिलाफ तलवार कैसे चला सकता हूँ वजीर। मगर दरगाम कहता है, ये लड़ाई का असूल है, अगर कोई मैदान में आपको ललकारे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये सुनते साथ ही सिपाही वजीर पर हमला कर देता है, मगर वजीर दरगाम बहुत ही आसानी के साथ उसके हमलों को पसपा करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। वो कई बार उठता है लेकिन दरगाम कई बार ही उसे जमीन पर दे मारता है और फिर तलवार उसके सीने पर रखते हुए कहता है, ये लोग हमें जलील करते हैं। जरखेजी के त्यौहार अब से मेरे नाम के साथ याद किए जाएंगे। मैं ज्यादा मजबूत और ज्यादा हुनरमंद जंगजू चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार उस सिपाही के पास मार देता है। यह देखकर जंगजू सुख का सांस लेता है, जबकि वजीर का सिपाही उस जंगजू से चुपके से कहता है, निकलो यहाँ से अब। यह सुनते साथ ही वो जंगजू उठकर भाग पड़ता है। अगले ही लम्हे वहाँ से एक खूबसूरत लड़की गुजर रही होती है और दरगाम उस लड़की को देखने लग जाता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, खलीफा के महल में तो मेला अब शुरू हुआ है। तो सिपाही कहता है, जनाब ये शमसा है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये किसी की नहीं सुनती। मोहतरम खलीफा की बीवी ने इसे बुलाया है, ये वहाँ जा रही है। अभी तक इसे अपनी कैद का अंदाजा नहीं है। यह सुनकर दरगाम कहता है, मैंने इससे ज्यादा आजाद गुलाम नहीं देखा। जबकि दूसरी जानब हम कुदस में देखते हैं विलियम अमारले के पास जाता है। विलियम को देखकर इमारले बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था विलियम। तो विलियम कहता है, आपकी ताजपोशी की दावत सुल्तान नूरुद्दीन को पहुंचा दी गई है। नौज़ेन लाड गए तकरीब से ऐन कबल कुदस में आपके सामने होंगे। आप जानते हैं कि इज्जत माब पाप की दरखास्त पर अब से वो कुदस में रहेंगे, अपने भाई और वालिद की शोहरत की बदौलत। लाड गए तबराक सुरमाओं में बहुत ही असर और रसूख का हामिल है। मोहतरम पोप ने इस वजह से उसे तरजीह दी होगी। ये सुनकर इमारले कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है विलियम, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें मिस्र में भी अच्छी किस्मत मिलेगी। अब बताओ मुझे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। क्या दरगाम अब भी हमारे साथ खुफिया इत्तेहाद जारी रखना चाहता है। तो जवाबन विलियम कहता है, दरअसल वो ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं। मिस्र में दारंदाजी के लिए दरार तलाश करना आसान नहीं है, हम ये मौका जाया नहीं कर सकते। इसी दौरान इमारले का बेटा वहाँ पर आता है, जिसे देखकर इमारले निहायत खुश होते हुए खड़े होता है और कहता है, ये रहा कुदस की बादशाहत का कीमती वारस प्रिंस बाल्डोन। और फिर अपने बेटे से कहता है, खुसूसी तालीम के लिए अब से तुम्हें उस्ताद विलियम तरबियत देंगे। अक्लमंद बादशाह बनने के लिए इन्हें तुम्हें गौर से सुनना होगा। ये कहते साथ ही वो उससे प्यार करता है। जबकि दूसरी जानब कुएं के बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही खड़े होते हैं तो एक बार फिर लड़खड़ा जाते हैं। यह देखकर बालन उन्हें सहारा देता है और कहता है कि तुम अभी तक रवाना होने के लिए तैयार नहीं हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं मजबूर हूँ, मुझे फौरन शाम जाना है। यह सुनकर बालन पूछता है, क्या तुम वहाँ रहते हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाँ में सारे हिलाने पर बालन कहता है, ऐसी हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरा रास्ता लंबा कर दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घोड़े पर उस रास्ते के इख्तिताम पर ले जा सकता हूँ। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका हुलिया देखते हुए कहते हैं, तुम खुद क्यों मफरूर हालत में हो। यह सुनकर बालन कहता है, ये बात कहाँ से आ गई। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शायद ये तुम्हारे नाम की वजह से है। मैं कुरान में मज़कूर यूनुस पैगंबर के किस्से को जानता हूँ। जब उनको दिया गया फरीजा काफी भारी हो गया तो वो भाग गए। अब बताओ कि तुम क्यों भाग रहे हो। अब बताओ तुम क्यों भाग रहे हो। तो बालन कहता है, मैं नहीं जानता, शायद किसी मछली को जानने के लिए मुझे निकलना पड़े। ये कहते साथ ही बालन सलाहुद्दीन को सहारा देते हुए आगे बढ़ जाता है।
यहाँ के दूसरी जानब काजी फाजल आखिरकार जंगी महल के बाहर जा पहुंचता है और घोड़े से नीचे उतरकर अपना चेहरा अयां करते हुए सिपाही से कहता है, मैं सुल्तान को जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा अहम मसला है। थके और हारे बगैर मुझे मिस्र से यहाँ लाने वाला कोहिलान, अब इसे पानी पीने की जरूरत है। और फिर सिपाही पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जवाबन काजी फाजल कहता है, सुल्तान से कहो कि काजी फाजल है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।